नमक का दरोगा 1925 में पब्लिश्ड हुई मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक फेमस कहानी है। मुंशी जी की अन्य कहानियों की तरह इसमें भी सामाजिक न्याय और नैतिकता को प्रमुखता दी गई है। ये कहानी ब्रिटिश राज के समय की है, जब ब्रिटिश सरकार ने नमक के उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसके उत्पादन और बिक्री पर अत्यधिक टैक्स लगा दिया था, जिससे वे अधिकतम राजस्व कमा सके। नमक एक आवश्यक वस्तु थी, लेकिन महंगा होने के कारण लोग इसे खरीदने में असमर्थ थे, इसलिए नमक की तस्करी की शुरुआत हो गई। कहानी का नायक रामधीन है, जो अभी अभी नमक का दरोगा यानी सॉल्ट इंस्पेक्टर बना है। रामधीन अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और कुछ ही दिनों में अपने स्वभाव से सभी को प्रभावित कर लेता है। वह गांव के इज्जतदार और धन के नशे में चूर जमींदार किशोरी लाल को पकड़ लेता है और तभी उसके सिद्धांतों की असली परीक्षा होती है। इस कहानी के माध्यम से मुंशी जी अपने प्रभावशाली कथा शैली से न केवल अंग्रेजों के शोषण और उससे उत्पन्न भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत अखंडता और नैतिकता के महत्व को भी प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे रामधीन समाज और यहाँ तक कि अपने परिवार के तानों को सहते हुए एक भ्रष्टाचार का मजबूती से सामना करता है और कैसे यह ईमानदारी उसे इनाम का पात्र बनाती है। कहानी स्वतंत्रता से पहले की है, जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर नमक को नियंत्रित करने के लिए नया विभाग बनाया और इसके व्यापार पर रोक लगा दी। वे जानते थे कि नमक आम जनता की आवश्यकता है और इससे वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तब कई लोग नमक का चोरी छिपे व्यापार करने लगे और विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए। ऊपरी कमाई इतनी थी कि उस समय के सबसे सम्मानित पद पटवारी को भी छोड़कर लोग इसी विभाग में आना चाहते थे। उस समय जनता में अंग्रेजी का विरोध था और वे फारसी भाषा को पसंद करते थे। फारसी कविताएं और उपन्यास पढ़कर लोग प्रभावित होते थे। रामधीन के पिता दुनियादारी का ज्ञान रखते हुए बेटे को समझाते हैं, काम ऐसा ढूंढना जहां तनख्वाह के अलावा कुछ ऊपरी इनकम भी हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ झरना है, जिससे हमेशा ही प्यास बुझती है। उनका अपनी पिता की बातों को लेकर स्ट्रेस होने लगा कि जो पिता हमेशा से हमें ईमानदारी सिखाते थे, अब आज वही हमें गलत राह पर चलने को बोल रहे हैं। रामधीन थोड़ा बहुत परेशान होने के बाद आखिरकार नमक विभाग में दरोगा की पोस्ट प्राप्त करते हैं। सैलरी अच्छी थी और ऊपरी कमाई का तो कोई हिसाब ही नहीं था। उन्होंने अपने पिता को यह खुशखबरी दी तो वे गर्व से भर गए, लेकिन ये बात उनके पड़ोसियों को हजम नहीं हो रही थी। रामधीन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने लगे और 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उन्होंने अपने काम और व्यवहार से अधिकारियों को खुश कर दिया। नमक के ऑफिस से कुछ दूर यमुना नदी पर एक पुल बना था, जो रात के वक्त खाली ही रहता था। सर्दी की एक रात, जब सारे चौकीदार नशे में मस्त थे, तब रामधीन ने बैलगाड़ी की आवाज सुनी। वह सोचने लगे कि इतनी रात को यमुना पार करके कौन जा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। घोड़े पर बैठकर तेजी से पुल के पास पहुंचे और बैलगाड़ी की लंबी लाइन देखकर चौंक गए। चिल्लाते हुए पूछा कि बैलगाड़ी किसकी है, तो पता चला पंडित किशोरी लाल की है। रामधीन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पंडित किशोरी लाल इस इलाके के सबसे बड़े और इज्जतदार जमींदार थे। लाखों का कारोबार था और गांव के हर व्यक्ति ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। वह गरीबों को पूरे साल भोजन करवाते थे और अंग्रेज अधिकारी भी उनके मेहमान बनकर आते थे। पूछताछ पर पता चला कि गाड़ियां दूसरे शहर जा रही हैं, लेकिन जब पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, तो वहां सन्नाटा छा गया। रामधीन का शक और गहरा हो गया। कुछ देर बाद भी जब जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने खुद घोड़े से उतरकर गाड़ियों को देखा। उनका शक सही निकला, यह नमक ही था। सारी गाड़ियां वहीं रोक दी गईं। किशोरी लाल अपने रथ पर सो रहे थे। कुछ लोग घबराए हुए किशोरी लाल के पास गए और उन्हें जगाकर बताया कि दरोगा ने गाड़ियां रोक ली हैं और बुलाने के लिए कहा है। पंडित किशोरी लाल को अपने पैसों पर पूरा विश्वास था। उनका कहना था कि सिर्फ धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। वे कंबल ओढ़कर उनके पास आए और गाड़ियों के रोकने का रीजन पूछा, तो रामधीन ने बोला, सरकारी हुक्म। किशोरी लाल के चेहरे और बातों में साफ घमंड भरा था। उन्होंने कहा कि न मैं सरकार को जानता हूं और न ही सरकारी हुक्म। अगर तुम्हें कुछ पैसे लेने हो तो ले लो और इन्हें यहां से जाने दो। रामधीन ने सख्ती से कहा,
कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों के दाम पर अपना ईमान बेचते हैं। आप अभी हिरासत में हैं और आपको नियम के मुताबिक चलना होगा। यह सुनकर किशोरी लाल को झटका सा लग गया। सारे लोगों में हलचल मच गई। शायद यह पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो। किशोरी लाल ने अपने मुंशी को आदेश दिया कि दरोगा जी को 1000 रुपए भेंट करें। रामधीन को इस पर बहुत गुस्सा आया और कहा कि 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सही रास्ते से नहीं हटा सकते। किशोरी लाल की बेवकूफी देखकर बहुत झुंझलाहट हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 किशोरी लाल पैसे बढ़ाकर किसी तरह रामधीन को ललचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धन के आक्रमण से धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ा। किशोरी लाल निराश हो चुके थे और फैसला रामधीन पर ही छोड़ दिया। रामधीन ने हवलदार फतेह सिंह को किशोरी लाल को हिरासत में लेने का आदेश दिया। दोस्तों, धन और धर्म के इस युद्ध में धर्म जीत चुका था। जिस धन पर किशोरी लाल को घमंड था वह तुच्छ सा दिखाई देने लगा और फतेह सिंह को हथकड़ी लेकर अपनी तरफ आता देख किशोरी लाल बेहोश हो गए। भले ही यह सब कुछ रात के अंधेरे में हुआ हो, लेकिन अगली सुबह हर किसी के मुंह पर यही बात थी। जिसे देखो किशोरी लाल पर अपनी राय रख रहा था। किशोरी लाल पर मुकदमा चला। जब वह अगले दिन कांस्टेबल के सामने हथकड़ियों में अदालत में जा रहे थे, तब शर्म के मारे उनकी गर्दन झुकी हुई थी। पूरे शहर में हलचल मच गई। किशोरी लाल को बचाने के लिए वकीलों की भीड़ लग गई। एक बार फिर न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध शुरू हुआ। रामधीन वहां चुपचाप खड़ा था। गवाह थे, लेकिन पैसे के लालच में सब बिक चुके थे। रामधीन को भी पता चल गया था कि इस केस में धर्म की हार निश्चित है। मुकदमा जल्दी ही खत्म हुआ। जज ने अपने फैसले में किशोरी लाल को निर्दोष साबित करते हुए लिखा कि पंडित जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रामधीन को 1 हफ्ते बाद निलंबन पत्र आ गया। उसे अपनी ईमानदारी की सजा मिली। दुखी मन से वह घर चले गए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही किशोरी लाल के खिलाफ जाने की वजह से नाराज थे। उनके पड़ोसी भी उन्हें खूब कोस रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम जब बूढ़े मुंशी जी घर बैठे माला जप रहे थे, तभी एक सजा हुआ रथ उनके घर के बाहर रुका। कई नौकर रथ के साथ चल रहे थे। मुंशी जी बाहर आए तो देखा यह किशोरी लाल का रथ था। उन्होंने उनसे झुककर प्रणाम किया। उन्होंने बोला, मेरे बेटे ने मेरा मुंह काला कर दिया, ये पक्का कपूत निकल गया। तब किशोरी लाल ने कहा, अरे नहीं, आपका बेटा तो जो कर दिखाया है वो सबके बस की बात नहीं है। उनकी ये बातें सुन मुंशी जी चौंक गए। किशोरी लाल ने रामधीन को बुलाकर कहा, दरोगा जी, आज मैं यहाँ आपका हाल चाल पूछने नहीं आया हूँ। उस रात आपने अपने अधिकार से मुझे हिरासत में लिया था। आज मैं खुद आपके हिरासत में आया हूँ। पंडित जी ने बड़े बड़े अधिकारियों को अपने पैसे का गुलाम बना लिया था, पर रामधीन के सामने उनके पैसे किसी काम के नहीं थे। वह एक साधारण दरोगा से हार गए थे। रामधीन ने किशोरी लाल को आते देखा तो उठकर प्रणाम किया, लेकिन स्वाभिमान में कोई कमी नहीं थी। किशोरी लाल ने एक स्टैंप लगा हुआ कागज निकाला और रामधीन के सामने रख दिया। रामधीन ने जब उस कागज को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने उन्हें अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर बना दिया था। दरोगा से कहीं बेहतर सैलरी के अलावा नौकर चाकर, रहने के लिए बंगला और सवारी के लिए घोड़ा भी शामिल था। रामधीन ने कांपते हुए पंडित किशोरी लाल से कहा, पंडित जी, मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूं। आप जैसे सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में न तो इतना ज्ञान है, न बुद्धि और न ही ऐसा स्वभाव कि इस पद को संभाल सकूं। आपको इस पद के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। पंडित जी ने कलम निकालकर रामाधीन के हाथ में रख दी और कहा, ना मुझे कोई ज्ञानी चाहिए और ना ही कोई अनुभवी। इन सब को मैंने खूब परख लिया है। किस्मत ने मुझे ऐसा मोती दिया है जिसकी चमक के आगे ये सारी योग्यताएं फीकी हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपको वही नदी किनारे वाला जिद्दी, सख्त और धन पर चलने वाला दरोगा बनाए रखे। रामधीन की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी के प्रति मन में जो भी मैल था सब मिट गया। वे कांपते हुए हाथों से कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित किशोरी लाल ने खुश होकर रामधीन को गले लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको मुंशी प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी का यह संक्षिप्त विवरण पसंद आया होगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हमें समाज
और नैतिकता के गहरे संदेश देती हैं। और नमक का दरोगा भी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप ऐसे ही और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम और भी शानदार कंटेंट आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।